हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स, जिसका हमने चैप्टर लिया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट एक साथ क्विक रिवीजन को देखने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है, इसके वीडियो देखने हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप वीडियो है वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सो हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रिगोर मेंडल। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ एक टर्म्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड। इस चैप्टर को स्टार्ट करें हैं मेंडल के लॉ को, उससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होगा? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम की। अगर हम किसकी स्टडी करें, हेरिडिटी या वेरिएशन की स्टडी करें या फिर जीन या क्रोमोसोम की स्टडी करें, तो वो किस में आएगा? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है हेरिडिटी। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स और प्रोजेनी इनके बीच में सिमिलर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होगा कि जो पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? वेरिएशन। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनसे प्रोजेनी में जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास एलील। एलील क्या होगा? कोई एक जीन है, उसकी दो अलग अलग उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन। डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होंगे? ऐसे कैरेक्टर होंगे जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उन्हें हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। जैसे कि हमने प्लांट हाइट के लिए लिया था एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी है वो कौन है? डोमिनेंट कैरेक्टर। और स्मॉल टी है वो कौन है? रिसेसिव। तो रिसेसिव कौन से हो गए? जो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस्ड रह जाते हैं, और इन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर से वो डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है होमोजाइगस कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें सिमिलर एलील होंगे किसी एक जीन के, जस्ट लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई। अगर ये कंडीशन ऐसे होती है हमारे पास एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो कौन सी कंडीशन हो जाती? हिट्रोजाइगस कंडीशन। तो यही देखो नेक्स्ट हमारे पास है हिट्रोजाइगस। तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें जो एक जीन है उसके जो एलील है वो कैसे होंगे? डिसिमिलर होंगे, जस्ट लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोटाइप। तो जो कैरेक्टर हमें बाहर से विजिबल है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन है किसी कैरेक्टर का, वो क्या होगा? उसका फिनोटाइप। और जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है किसी कैरेक्टर का, वो उसका क्या हो जाएगा? जीनोटाइप। नेक्स्ट हम देखें कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट वो किस पे किए थे? गार्डन पे या फिर पाइसम सेटाइवम पे, और उन्होंने उनके अलग 7 पेयर लिए थे अलग अलग कैरेक्टर्स के। तो हम बात करें कि मेंडल है उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स को लिया था। फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट है उसको सेलेक्ट किया, उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। फिर उन्होंने क्या किया? रिमूवल ऑफ एंथर्स, की एंथर्स को रिमूव कर दिया। और एंथर्स के रिमूव को प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इमैस्कुलेशन। जिससे कि इमैस्कुलेशन हम क्यों करेंगे? टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हमारे पास जैसे कि ये फ्लावर है, ये कैसा है? बाइसेक्सुअल। तो इसे जब हम एंथर रिमूव कर देंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सिर्फ फीमेल फ्लावर की तरह। तो सिर्फ फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड ट्रांसफर टू फीमेल पेरेंट। अब जो फीमेल पेरेंट है उसके ऊपर किसी अदर फ्लावर है, उससे क्या करेंगे? हम पॉलन ग्रेन डालेंगे और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। नेक्स्ट करेंगे कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 7 कैरेक्टर हैं जो मेंडल ने लिए थे पी प्लांट के। उन्होंने, ये तो इस साइड है हमारे पास कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे। अब इसमें से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है? तो फर्स्ट अगर हम स्टेम की हाइट देखें तो टॉल है वो है डोमिनेंट एंड ड्वार्फ है रिसेसिव। अगर फ्लावर का कलर देखें तो वॉयलेट कलर है डोमिनेंट एंड व्हाइट कलर है रिसेसिव। फ्लावर की पोजीशन देखें
तो जो एक्सियल फ्लावर हैं वो कैसे होंगे, डोमिनेंट, और जो टर्मिनल फ्लावर है वो कैसे होंगे, रिसेसिव। पोड शेप की बात करें या इनकी फली की बात करें तो इन्फ्लेटेड जो फूली हुई फली होगी वो कैसा होगा, डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड फली होगी वो कैसी होगी, रिसेसिव। पॉड कलर की बात करें तो जो ग्रीन कलर का पॉड होगा वो होगा डोमिनेंट और येलो कलर का होगा वो होगा रिसेसिव। शीड शेप की बात करें तो शीड शेप राउंड है वो होंगे डोमिनेंट और रिंकल्ड है वो होंगे रिसेसिव। सीड कलर की बात करें तो येलो कलर है सीड का वो डोमिनेंट है और ग्रीन कलर है वो कैसा है, रिसेसिव। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने फर्स्ट क्या किया था, वन जीन को लेके, एक जीन को लेके इनहेरिटेंस किया था, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं और उसे हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफर इन वन कैरेक्टर पेयर। इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग प्लांट लिए जिसमें से एक जीन या एक कैरेक्टर है उसको कॉमन लिया। जैसे कि क्या किया मेंडल ने, क्रॉस कराया टोल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स को टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो उन्होंने फर्स्ट क्या लिया, जो स्टेम हाइट थी ली थी हमने, स्टेम हाइट, तो उसके बेसिस पे कैसे थे, एक तो टॉल प्लांट थे और एक ड्वार्फ प्लांट थे, इनको आपस में लिया और क्रॉसिंग कराई। तो देखो क्या मिलता है हमें। सो हमने यहाँ पे कैपिटल टी प्लांट लिया है, जो पेरेंट प्लांट लिया है वो कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में है, और दूसरा हमने लिया है ये भी कैसा है, होमोजाइगस, लेकिन जो कैपिटल टी है ये हमारे पास कैसा है, डोमिनेंट, और जो स्मॉल टी है वो कैसा होगा, रिसेसिव और ड्वार्फ। अब इनके गैमीट्स बनेंगे, तो हमें पता है कि गैमीट्स जब बनते हैं तो जो एक एलील है जीन के दो, वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो अगर होमोजाइगस होगा तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, जैसे कि इससे कैपिटल टी बन रहा है, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो ऐसे तो उससे दो टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो यहाँ से इसका गैमेट बना है कैपिटल टी, इससे गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इन दोनों में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्या मिलेगा, हेटेरोजाइगस। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी है वो कैसा है, डोमिनेंट है, इसलिए सारे के सारे कैसे देखने को मिलेंगे, टॉल प्लांट। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल्फिंग करा देंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके जब देखो हमने यहाँ पे सेल्फिंग कराई तो क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इसे देखें तो हमें क्या मिला, 1 2 3, 3 प्लांट हमारे पास कैसे हैं, टॉल, और एक प्लांट हमारे पास कैसा है, ड्वार्फ। तो ये तो हमें बाहर से देखने पे पता चल रहा है, तो बाहर से देखने पे जो करेक्टर हमें दिखते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिनोटाइप। अब सेकंड हम जीनोटाइप की बात करें तो देखो जीनोटाइप कैपिटल टी ये सिर्फ एक में है, तो एक हो गया। हम बात करें होमोजाइगस टोल हैं वो कितने होंगे, एक। हेटेरोजाइगस टोल 1 2, दो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस टोल, और एक हमारे पास कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो अगर जीनोटाइप की बात करें तो हो गया 1:2:1, और अगर जीनोटाइप की बात करें तो हो गया 3:1। अभी देखो हमने देखा था, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया हमारे पास, 3:1, और उसका जीनोटाइप रेशियो है वो क्या आया, 1:2:1। नेक्स्ट हम बात करें कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है। तो बैक क्रॉस में क्या होगा, क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड बैक विथ एनी ऑफ द पेरेंट, कि हमारे पास जो F1 हाइब्रिड है उसका हम वापस किसके साथ, जो पेरेंट है उनमें से किसी भी एक पेरेंट, चाहे डोमिनेंट पेरेंट के साथ करें चाहे रिसेसिव पेरेंट के साथ करें, किसी एक पेरेंट के साथ में उसकी क्रॉसिंग है वो क्या हो जाएगी, बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या होगा, हमेशा हम क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड है उसका वापस से क्रॉस कराएंगे, वो किसके साथ होगा, रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो यही हमारे पास हो गया टेस्ट क्रॉस। इसे यूज क्यों लेते हैं, यूज टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप, के अननोन जो जीनोटाइप है उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट। सो ये हो गया हमारे पास बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट हम बात करें कि मेंडल के जो लॉ है, मेंडल ने लॉ दिए थे किसके ऊपर बेस्ड थे, इनका जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन थे उसके ऊपर बेसिस इन्होंने दो लॉ दिए। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मेंडल ने क्या बताया कि आगे जो प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसी के थ्रू कंट्रोल होंगे, और जिनके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं उस यूनिट को उन्होंने क्या कहा, फैक्टर। अब हमें पता है कि ये फैक्टर क्या है, जीन है, लेकिन मेंडल ये जीन नहीं बता पाए थे, उन्होंने क्या बताया था, ये फैक्टर है। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, की फैक्टर वो हमेशा पेयर में होंगे। In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates and other is recessive, कि हमारे पास ये जो फैक्टर होंगे उसमें से एक तो होगा हमारे पास डोमिनेट और दूसरा होगा रिसेसिव। अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किससे रिलेटेड है, गैमीट्स फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। तो अभी हमने जैसे गैमीट बना रहे थे
तो बस वो ही होगा। इसमें क्या होगा, जब गैमीट बनेगा तो जो एक जीन है उसके दोनों एलील हैं वो कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये कंडीशन थी तो इसके गैमीट बने तो ये कैसे हो गए, सेपरेट हो गए। लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं तो इससे एक ही टाइप का गैमीट है वो बनेगा। तो क्या होगा देखो, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factor। कि ये हमारे पास जो कंडीशन है, जब गैमीट बना तो दोनों गैमीट अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, और हर एक गैमीट के पास होगा वो एक एक करेक्टर है वो मिल जाएगा। तो होमोजाइगस अगर पेरेंट होंगे तो उनसे सिमिलर गैमीट्स बनेगा, और हेट्रोजाइगस होंगे तो उनसे अलग अलग गैमीट है वो बनेगा। जैसे भी हमने बात की थी, ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, तो इससे दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। अब हम बात करेंगे नॉन मैंडेलियन इनहेरिटेंस। अभी तक हमने क्या बात की थी, जो हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ था, अगर उसका कोई एक्सेप्शन है, हमारी जो फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन है, तो वो ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन मैंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है कोडोमिनेंस, थर्ड है मल्टीपल एलिलिज्म, फोर्थ है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और लास्ट है फिफ्थ हमारे पास प्लायोट्रोपी। फर्स्ट चलो हम स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट हमें यहाँ से लर्न करना है कि किसमें देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है स्नैप ड्रैगन, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, एंटीराइनम स्पीसीज। तो इसमें क्या होगा, देखो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे रेड फ्लावर है वो लिए और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर लिए। तो ये तो कैसा है, हमारे पास डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, और स्मॉल आर है वो कैसा है, रिसेसिव। अब इनके गैमीट बनेंगे, इन दोनों में क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो क्या गैमीट बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, जैसे कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें F1 जनरेशन में जो हमें मिले थे वो सारे कैसे थे, हमारे पास सारे के सारे टॉल थे। अब ये कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो है, लेकिन अब हमारे पास ये कैसे होने चाहिए, कैपिटल आर है मीन्स ये डोमिनेंट है, तो फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जितने भी जो फ्लावर मिले हमें F1 जनरेशन में, वो सारे कैसे मिल गए, पिंक। अब पिंक मिले तो इसका मीन क्या हुआ हमारे पास, कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट है वो नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता। अब आगे हम क्या करें, इसकी अगर सेल्फिंग कराएं और जब F2 जनरेशन बनाए, तो देखो इसकी सेल्फिंग कराई हमने कैपिटल आर स्मॉल आर की, तो हमें क्या देखने को मिला, जो कैपिटल आर है वो कैसे हमारे पास रेड, ये दोनों कैसे हैं पिंक, और मेंडल के अकॉर्डिंग ये कैसे होने चाहिए थे, ये दोनों भी रेड होने चाहिए थे, और ये है हमारे पास क्या, व्हाइट, जो कैसा है, रिसेसिव। तो अब हम अगर इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें, तो देखो फिनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा हमारे पास, ये एक हमारे पास कैसा है, रेड, दो है पिंक और एक है व्हाइट। तो हमारे पास फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। अब सेकंड हम जीनोटाइप पे आए, तो देखो इसका जीनोटाइप है वो सिमिलर है, इन दोनों का सिमिलर है और इसका सिमिलर है, तो ये रेशियो भी क्या आ गया, 1:2:1। तो इसका जीनोटाइप रेशियो है वो भी कैसा हो गया, 1:2:1। अगर हम मेंडल के फर्स्ट लॉ की बात करें, तो उनका क्या था, जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो कैसा था, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो था वो था 1:2:1। तो यहाँ पे हमें क्या लर्न करना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों ही रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है वो नहीं है, इसीलिए किसको शो करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। नेक्स्ट हम बात करें कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमारे पास क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो इसमें क्या होगा, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो एक जीन के थ्रू कंट्रोल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल आई। अब ये जो कैपिटल आई है इसके मोस्टली कितने जीन है, 3 जीन है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक कैरेक्टर है उसके 2 एलील प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस पे देखो कितने एलील हैं, 3 एलील प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर हमारे पास देखो ये कंडीशन आती है ब्लड ग्रुप की हम बनाएं कि कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल आई, ये कंडीशन आएगी तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, कैपिटल ए या ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसके पास हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कैसे आए, कैपिटल बी, या फिर ए कैपिटल बी आए और दूसरा स्मॉल आई आए। कैपिटल ए और बी, इसमें क्या है, देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है हमारे पास,
ए और बी। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसमें कैपिटल ए है वो भी डोमिनेंट है और कैपिटल बी है वो भी डोमिनेंट है। तो जब दोनों डोमिनेंट एक साथ आ रहे हैं और दोनों ही अपनी इफेक्ट को शो कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, को डोमिनेंस। तो हम अगर ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दोनों ही एलील एक साथ आ रहे हैं और दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे हैं। जैसे दोनों अगर कैपिटल आई साथ में आ गई तो उससे क्या होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ टाइप का। तो वापस हम पीछे जाते हैं तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंटीजन ए है ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है तो ब्लड टाइप कैसा हो जाएगा, ए। इसमें एंटीजन बी है, इसका मीन्स इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारे पास, बी टाइप का ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर हम ए और बी दोनों की बात करें तो देखो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में क्या है, कोडोमिनेंट है, दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया कोडोमिनेंस। आगे हम देखें कि कोडोमिनेंस है तो अभी जैसे हमने बात की थी अगर पेरेंट ये हो, फर्स्ट पेरेंट ये हो, सेकंड पेरेंट ये हो, तो जो प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर ब्लड ग्रुप है वो कैसा होगा। तो ये दोनों अगर एक साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए टाइप का। अगर ए और बी ये दोनों साथ में आते हैं तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए बी टाइप का। अगर ए और स्मॉल आई ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो देखो क्या होगा, ए है वो आई के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, आई है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो कैसा ब्लड ग्रुप हो गया, ए टाइप का। अगर बी और ए ये दोनों साथ आ रहे हैं तो भी कैसा बनेगा, ए बी टाइप का। बी के साथ में अगर बी आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डोमिनेंट, तो कैसा बन जाएगा, बी टाइप। बी और इसके साथ में क्या आ गया, रिसेसिव, तो भी बी टाइप बन गया हमारे पास। और जब अगर दोनों स्मॉल आई आ गए तो कैसा बन गया, कैपिटल ओ। या फिर हम किसकी बात करें कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो हमारे पास बन गया। तो जो ए बी है जिसमें ए और बी दोनों साथ में आ रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंस। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म। ये भी किसमें शो होगा, हमारे पास जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ये किसको शो करेगा, मल्टीपल एलिलिज्म को। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक जीन है हमारे पास ब्लड ग्रुप और उसके 3 एलील हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। तो एक से ज्यादा एलील हो गए तो हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। तो वही होगा, अगर फिनोटाइप हमारे पास ब्लड ग्रुप ये है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, दोनों स्मॉल आई होगा। कैपिटल ए है हमारे पास, ये जो हम बात तो उसके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों कैपिटल ए साथ में आए या फिर ए कैपिटल ए के साथ में स्मॉल आई आए। ऐसे अगर बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो दोनों भी एक साथ आए या फिर ए कैपिटल बी और दोनों दूसरा रिसेसिव आए, आई आए। और अगर कैपिटल ए बी ये ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या होंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों जब साथ में आएंगे और दोनों एक दूसरे पे भी हमने बात की थी कि किसका एग्जाम्पल था ये, कोडोमिनेंस का। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास है वो जीन तो एक है ब्लड ग्रुप, लेकिन हमारे पास इसके 3 अलग अलग एलील हैं, हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म। फोर्थ हम बात करें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होगा, इन दिस इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। मल्टीपल जीन भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास ये स्किन कलर है हमें शो कर रखा है, देखो इसका कलर वो बहुत ज्यादा लाइट है, इसका उससे ज्यादा डार्क है, तो हमें क्या मिल रहा है, जो स्किन कलर है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे मेंडल ने क्या बताए थे, या तो प्लांट्स कैसे हैं, सारे के सारे टॉल प्लांट हैं या फिर सारे प्लांट हैं वो डुआफ हैं, बीच में मीडिएटर कोई भी प्लांट नहीं था। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग में स्किन कलर और अगर आई कलर की बात करें तो देखो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि या तो सिर्फ कैसे होंगे, व्हाइट फेस हो या फिर बहुत ही डार्क कलर हो, हमें बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशन है, ग्रेडिंग है वो देखने को मिल रही है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कि ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। इसमें क्या होगा, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment in polygenic trait। इसमें क्या होगा, phenotype reflects each allele, effect of each allele is additive। मोस्टली अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास जो अलग अलग जीन है वो सारे मिलके सिर्फ एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और वो हमारे पास क्या है, स्किन कलर या फिर हम बात करें ह्यूमन हाइट की। तो जब बहुत सारे जीन मिलके सिर्फ एक कैरेक्टर को कोड करें तो उसके लिए टर्म हमारे पास क्या हो गई, पॉलीजेनिक। मोस्टली क्या होता है कि एक जीन है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को है वो कंट्रोल करता है, लेकिन जब बहुत सारे जीन मिलके सिर्फ करें वो हो जाएगा हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम देखें
ये अभी हमने बात की थी वो ये ह्यूमन स्किन कलर देखो, इसमें क्या होगा, डोमिनेंट फॉर्म्स है हमारे पास कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो अगर ये ऐसे सारे एक साथ में आएंगे, अगर कैपिटल फॉर्म में, तो स्किन का कलर वो बहुत ही डार्क हो जाएगा। अगर ये सारे एक साथ हमारे पास स्मॉल आ रहे हैं तो स्किन का कलर है वो बहुत ही लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच की कंडीशन आती है तो देखो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन है वो हमें देखने को मिल रही है। स्किन कलर पास हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लास्ट हम बात करेंगे प्लायोट्रापी। तो इसमें क्या होगा, अभी लास्ट हमने बात की थी उसमें तो क्या था, एक जीन है वो बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे ही इसमें क्या है, अभी हम जो लास्ट बात कर रहे थे उसमें क्या था कि बहुत सारे जीन है वो मिलके सिर्फ एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एक जीन है वो एक से ज्यादा करेक्टर है उनको कंट्रोल कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम ट्रापी। इसमें क्या होगा देखो, जो मोस्टली हमारे पास देखने को मिलता है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे किसको, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया और फिर सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होगा कि फिनाइल क्यूटोन्यूरिया डिजीज में क्या होगा कि एक एंजाइम होता है जो कि नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आगे जो अलग अलग ट्रेट हैं या जो करेक्टर हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से हमने इसे क्या कह दिया, प्लायोट्रापी। और अगर फिनाइल क्यूटोन्यूरिया हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा या रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। सो अगर सेकंड हम इसमें बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा कि जो नॉर्मल हमारी आरबीसी होती है उसकी ये शेप होती है, लेकिन यहाँ पे जो आरबीसी की शेप है वो चेंज होकर कैसी हो जाएगी, सिकल सेल्स हो जाएगी। और अगर ये एक डिफरेंस आ गया आरबीसी की शेप में, तो देखो हमें देखने को मिल सकता है कि कितने अलग अलग कैरेक्टर हैं जो हमें शो हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अलग अलग जो मेंटल हेल्थ है या अलग अलग जो रिटार्डेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया प्लायोट्रापी का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, मेंडल की मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। अब हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, जिसमें मेंडल एक साथ में दो अलग अलग जीन्स को लेके क्रॉस करवाते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स होंगे जिसमें टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि एक करेक्टर हमने क्या लिया है, राउंड शेप्ड एंड येलो कलर्ड, मीन्स ये दोनों ही सिचुएशन कैसी है हमारे पास, डोमिनेट कैपिटल आर कैपिटल वाई। और सेकंड हम लेते हैं रिंकल्ड शेप्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड, ये कैसे होंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो इनकी आपस में जब क्रॉसिंग कराएंगे, ये देखो कैसे हैं, राउंड येलो ये है हमारे पास डोमिनेंट और ये है हमारे पास रिसेसिव। अब जब इनके गैमीट बने तो इसका गैमीट, ये दोनों सिमिलर हैं तो इनसे कैपिटल आर बन गया, इससे कैपिटल वाई बन गया। तो ये गैमीट क्या बन गया हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये दो गैमीट बन गए, अभी इनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनकी क्रॉसिंग होगी। तो F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कि क्या देखने को मिलेगा, जो आर है वो किसको शो कर रहा है, राउंड को, और जो कैपिटल वाई है वो किसको शो कर रहा है, सीड के कलर को, जो कि कैसा है, येलो। तो सारे के सारे कैसे करेक्टर शो होंगे, जो डोमिनेंट होंगे वो ही हमारे पास F1 जनरेशन में है वो शो होंगे। अब आगे हम इनकी सेल्फिंग कराएंगे। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसी के साथ में सेल्फिंग कराएंगे। तो पहले हम इनके गैमीट बनाते हैं। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब देखो इनके गैमीट कैसे बनेंगे कि कैपिटल आर है ये स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस कर सकता है और इस कैपिटल वाई के साथ भी जो क्रॉस है वो कर सकता है। ऐसे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी क्रॉस कर सकता है और स्मॉल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो फर्स्ट अगर ये कंडीशन ले तो देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो गए। दूसरी हम लें तो कैपिटल आर के साथ में क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर से स्टार्ट करें तो स्मॉल आर के साथ क्या आ गया, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ क्या आ गया, स्मॉल वाई। तो ये ही हमारे पास चार अलग अलग टाइप के गैमीट बन गए। इससे भी चार गैमीट बन गए और इससे भी हमारे पास चार गैमीट है वो बन गए। अब जब हम इनके आपस में सेल्फिंग कराएंगे, F2 जनरेशन देखने को मिलेगी, तो हमें ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसका जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो है वो कैसा मिलेगा, 9:3:3:1। और अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो क्या मिलेगा, देखो ऐसे लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट लिखो 1
2 1, अब इसका डबल कर दो, 1 का डबल, फर्स्ट वाले का डबल करो, देखो 2, 2 का डबल करो 4, फिर 1 का डबल करो 2, फिर वापस से 1 2 1 लिख दो, तो 1 2 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसका जीनोटिपिक रेशो। तो देखो इस टेबल से आप मैच कर सकते हो कि हमें जो राउंड येलो ये है वो कितने मिले, राउंड ग्रीन है वो कितने मिले, इसके अलावा जो रिंकल्ड येलो है वो कितने मिले और रिंकल्ड ग्रीन है वो कितने मिले। तो इसी से हम इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो है वो निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट बात करें थर्ड लॉ की, कि मेंडल ने अभी जो डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया उस पे बेस्ड है मेंडल का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो इसमें क्या होगा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में कि जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनते टाइम अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जो इनके जीन प्रेजेंट हैं वो किसी भी एक के साथ में जाके है वो क्रॉसिंग कर सकते हैं। देखो अभी जैसे हमने इसमें बात की थी कि जो कैपिटल आर है ऐसे जरूरी नहीं कि वो हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही जाए, उसके पास दोनों ऑप्शन है कि वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे है हमारे पास एक साइड में हमने लिया है कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरी साइड है हमारे पास क्रोमोसोम जिसमें कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्या होगा जब गैमीट बनेंगे तो यहाँ से इनको सेपरेट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो गए ये दोनों सेपरेट हो गए और दो अलग अलग गैमीट में चले गए। अब इनसे आगे इनके जैसे इसके दो गैमीट बन गए और आगे इसमें इसके जैसे ही गैमीट बन गए, मियोसिस हुआ तो ये गैमीट बन गए। अब सेकंड कंडीशन हम क्या लें कि इस बार जरूरी नहीं कि ये जो कैपिटल ए है वो हमेशा कैपिटल बी के साथ ही जाए, जो कैपिटल ए है वो स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, ऐसे ही जो स्मॉल ए है वो कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है। तो सेकंड सिचुएशन हमने ली कि कैपिटल ए है वो किसके साथ में है स्मॉल बी के साथ और जो स्मॉल ए है वो किसके साथ है कैपिटल बी के साथ। अब वही होगा जो हमने सेकंड लॉ में देखा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ से ये कैसे हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, तो दोनों अलग अलग गैमेट में चले गए और फिर जब मियोसिस से इनके जैसे आगे हमें गैमेट है वो देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। देखो व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन ए क्रॉस तो फैक्टर पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो ये मेरे पास मेंडल का थर्ड लॉ हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब नेक्स्ट हम बात करें कि जो मेंडल है इन्होंने इतना वर्क किया फिर भी इनका जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड कैसे रह गया। तो फर्स्ट तो क्या था कि उस टाइम जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया जो लोकल एक न्यूज़पेपर उसमें उन्होंने अपनी सर्च को है वो पब्लिश किया, तो उस टाइम उनको ज़्यादा है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाया। सेकेंड हम देखें कि उन्होंने जो जीन की बात की थी तो ये जीन की कंसेप्ट को नहीं बता पाए थे, इन्होंने क्या टर्म यूज़ ली थी फैक्टर यूज़ ली थी जो कि अदर साइंटिस्ट ने है वो नहीं इसको वैलिड माना। थर्ड हम देखें कि मेंडल है उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच यूज ली थी जो कि अदर साइंटिस्ट के लिए बिल्कुल न्यू और अनएक्सेप्टेबल थी कि बायोलॉजी के अंदर मैथ है वो नहीं हो सकती। फोर्थ हम देखें कि मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्टर, कि मेंडल ने क्या बताया था कि जो करेक्टर है उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है फैक्टर हैं, और अब वो हमारे पास क्या है वो फैक्टर ही क्या है जीन, लेकिन ना तो मेंडल जीन बता पाए और ना ही ये जो फैक्टर है हमारे पास इनका कोई फिजिकल प्रूफ है वो दे पाए, इसलिए मेंडल का वर्क है वो कैसा रह गया अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। लेकिन 1900 के अंदर तीन साइंटिस्ट थे डीवरीज कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क, इन्होंने क्या किया अलग अलग वर्क करके मेंडल के जो वर्क था उसे वापस से रीडिस्कवर किया और यहाँ से मेंडल है उसको रिकॉग्निशन मिली थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या थी कि मेंडल का जो रूल था जो सेकंड और तो थर्ड लॉ था इन्हीं को बेस मान के जो हमारे पास साइंटिस्ट थे सटन एंड बोवेरी इन्होंने अपना क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी कि मेंडल है वो फैक्टर वर्ड यूज लेते थे, फैक्टर वर्ड यूज लेते थे और इन्होंने इनकी जगह पे क्या वर्ड यूज लिया था जीन, और फिर से इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को वापस से एक्सप्लेन किया था। तो वही हमारे पास क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो 1902 के अंदर सटन एंड बोवेरी प्रपोज किया था, इन्होंने क्या बताया था कि द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। ये जो मेंडल का सेकंड लॉ था उस पे बेस था सटन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम आगे बात करें कि इस थ्योरी के अंदर हमारे पास क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि क्रोमोसोमल आर व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, कि हमें पता है कि हेरिडिटी है उसके व्हीकल कौन है क्रोमोसोम है, क्यों आगे अदर जनरेशन के अंदर है वो पास आउट हो रहे हैं। दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू
प्रोजेनी, और जो कि कैसे होंगे, हमेशा इमॉर्टल होंगे। टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स विथ सिमिलर जीन्स फॉर्म ए होमोलोगस पेयर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि होमोलोगस पेयर क्या होगा, देखो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है ये ही जीन क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। जैसे फर्स्ट हमने क्या लिया, आई कलर का, तो आई कलर का जीन इस क्रोमोसोम पे यहाँ प्रेजेंट है, तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी यही प्रेजेंट होगा। अगर एंजाइम ए का जीन है, जो हमारे पास क्रोमोसोम है उसपे अगर यहाँ इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो दूसरे भी सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो ये एक जीन है मदर का और दूसरा है फादर का। तो जब ये प्रोजेनी में जाएंगे तो दोनों से जो एक एक क्रोमोसोम है वो चला जाएगा और ये बनेगा हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट हम बात करें कि जो क्रोमोसोमल है ये म्यूटेबल भी हो सकते हैं, और जो होमोलोगस पेयर है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे कब, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। नेक्स्ट हम देखें कि जो मेंडल एग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दिया था उसी को इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी में बताया। तो देखो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया कि जो हमारे पास जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, इसमें देखो ये एक क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। लेकिन अब जब आगे ये मियोसिस करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, खुद के अंदर डुप्लीकेशन करेंगे। तो देखो ये एक येलो वाला हम देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम था, ये डबल हो गया, ये वाला भी डबल हो गया, ऐसे ही हमारे पास ये भी डबल हो गए। अब क्या होगा, जब मियोसिस स्टार्ट होगा तो उसकी एनाफेज फर्स्ट में क्या पे ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देखो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्पिंडल स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर होगा तो इससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर इनको ये इस साइड में इसे खींचेगा और ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को इस साइड में खींचेगा। तो जब मियोसिस सेकंड होगी उसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों यहाँ से है वो सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग गैमीट में है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब इसमें फिर से मियोसिस सेकंड होगा तो उससे 2 से 4 हमारे पास क्या बन जाएंगे, जर्म सेल। तो देखो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक इसमें आ गया, ये दूसरे वाला दूसरे गैमीट में हो गया। ऐसे ही इसको हम अगर यहाँ से सेपरेट करें तो ये एक गैमीट में चला गया और ये दूसरे वाला दूसरे गैमीट में है वो ट्रांसमिट हो गया। ऐसे अगर हम नॉर्मल डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, एक के अंदर कैपिटल ए है, दूसरा है स्मॉल ए। अब फर्स्ट तो क्या करेगा, ये डुप्लीकेशन करेगा, तो इनके दो दो पेयर बन गए। देखो अब जब इनमें मियोसिस फर्स्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जैसे सेपरेट हो गए और 2 अलग-अलग गैमीट में हो गए। फिर आगे जब इनसे अलग-अलग 4 गैमीट बनेंगे तो फिर यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, बीच में से सेपरेट हो जाएंगे और 4 अलग-अलग गैमीट में है उनमें ट्रांसमिट है वो हो जाएंगे। सेकंड हम बात करें इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो मेंडल का थर्ड लॉ था, इसमें क्या है हमारे पास कि जो अभी हमने ये सिचुएशन देखी थी, है ना, तो इसमें जरूरी नहीं कि ये जो येलो वाला है वो हमेशा रेड वाले के साथ में ही आगे कॉपी बनाए, आगे ट्रांसमिट हो। ऐसे भी तो हो सकता है कि जो रेड वाला है वो ग्रीन वाले के साथ में जा सकता है और ये जो ऑरेंज वाले के साथ में जा सकता है। तो ये आपस में इंडिपेंडेंटली एशोर्ट है वो कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया है। देखो जो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज है वहां से हम बात करें तो यहाँ पे इनमें क्या हो चुका है, डुप्लीकेशन, और ये किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का। तो फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या होगा, जैसे ये है ऐसे ही आपस में यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और 2 अलग अलग गैमीट में ट्रांसमिट है वो हो जाएंगे। अब फिर आगे क्या होगा, इनमें सेकेंड मियोसिस होगा तो इनसे गैमीट्स या और 4 है इनसे जर्म सेल है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन देखो इस सिचुएशन में क्या है कि ये जो हमारे पास रेड वाला है या ऑरेंज की बात करें तो जरूरी नहीं कि ऑरेंज वाला हमेशा इस ग्रीन के साथ जाए, इस किसके साथ जा सकता है, इस रेड वाले के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन चेंज हो गई। देखो तो रेड वाले के साथ कौन आ गया, रेड वाला, और येलो वाले के साथ में क्या आ गया, ग्रीन वाला। अभी देखो क्या था, येलो वाले के साथ में कौन था, रेड वाला, यहाँ पे क्या आ गया, येलो वाले के साथ में आ गया ग्रीन वाला। फिर वापस वही होगा, फिर वापस वही होगा, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएंगे और 2 अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे। जब म्यूसिस सेकंड होगी तो इन दोनों से जो 4 गैमीट है वो हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो हमारे पास स्टार्ट होते हैं मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने भी किया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी था उसे ही आगे एक्सप्लेन किया था। तो मॉर्गन ने, हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन ने है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट है किया, तो उन्होंने लिया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई है उसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि मॉर्गन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या क्या स्टेप ली थी
कि ड्रोसोफिला इज ए सुटेबल मटेरियल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज कि जैसे मेंडल ने किसको लिया था, पी प्लांट को लिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। वैसे ही जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला लिया तो उसमें भी बहुत सारे जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा कि इट ब्रीड्स वेरी क्विकली, कि जो ड्रोसोफिला है वो बहुत ही जल्दी है वो ब्रीड कर जाती है, और शॉर्ट जनरेशन टाइम, कि इसकी लाइफ साइकिल है वो 12 से 14 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, जैसे हम जल्दी से जल्दी जनरेशन है उनको स्टडी कर सकते हैं। और इनकी ब्रीडिंग है कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, कि एक साल में हम बात करें कि बहुत टाइम है ये ब्रीडिंग है वो कर सकता है। इसके अंदर एक ब्रीडिंग में क्या बनेगी, 100 प्रोजेनी है वो भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि वो लैब के अंदर सिंथेटिक मीडियम है उसमें भी इजीली ग्रो है कर जाता है। मेल एंड फीमेल फ्लाइज हैं वो आसानी से हम उसे देख के ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास अगर कौन होगी, फीमेल ड्रोसोफिला, और अगर शॉर्ट में होगी तो कौन हो जाएगा हमारे पास, मेल ड्रोसोफिला। इट हैज मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, कि इसके अंदर बहुत सारे हमें ऐसे हेरिडिटिकल वेरिएशन देखने को मिलेंगे जो कि हम डायरेक्टली अंडर माइक्रोस्कोप है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, मॉर्गन ने बताया था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो लिंकेज क्या होगी, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। देखो अगर हमारे पास देखो ये एक क्रोमोसोम का हमने पेयर ले रखा है, अब यहाँ पे देखो क्या है, कैपिटल ए और कैपिटल बी ये दोनों कैसे हैं, पास पास में हैं। यहाँ पे देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी ये कैसे हैं, दूर दूर। तो पास पास में है वो कैसे हो गए, और जो दूर दूर है वो कैसे होंगे, लूजली लिंक्ड। तो जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट जो एलील है वो जितने ज्यादा पास में होंगे उनमें लिंकेज उतनी ही ज्यादा होगी, और वो जितने दूर दूर प्रेजेंट होंगे उनमें लिंकेज है वो उतनी ही कम होगी। अब जब हमारे पास अगर लिंकेज ज्यादा होगी तो जो रिकॉम्बिनेशन है उसके चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, और अगर हमारे पास लिंकेज है वो कम हो रही है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन क्या है, तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है जिसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ये एलील या जीन है वो प्रेजेंट है। ऐसे नीचे वाले में हमारे पास कैसे हैं, सारे के सारे स्मॉल प्रेजेंट है। अब जब इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा तो देखो ये ऐसे हमारे पास दो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करेंगे या एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो देखो अब जब ये वापस से अलग होंगे तो ये इतना पोर्शन तो फर्स्ट क्रोमोसोम का रह जाएगा, के पास किसका आ जाएगा, दूसरे क्रोमोसोम का। तो ऐसे देखो जैसे इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ तो देखो फर्स्ट क्या था, ब्लू वाला, अब ब्लू वाले के साथ में क्या आ गया, रेड वाला अटैच हो जाएगा। तो देखो ब्लू वाले के साथ में रेड आ गया और रेड वाले के साथ में क्या आ गया हमारे पास, ब्लू वाला। तो इसे हम क्या बता सकते हैं, हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अगर लिंकेज ज्यादा है तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन 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 कैसा होगा, और अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा, ज्यादा। देखो अभी हमने इसमें देखा था कि जो रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये दोनों कैसे थे, पास पास में प्रेजेंट थे। तो आगे जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तब भी ये दोनों देखो साथ साथ में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो सी है इनसे काफी दूर था। तो जो रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये सी है वो एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो गया, कि जो फर्स्ट वाला सी था वो तो इसके पास आ गया और इसका जो सी था वो इसके पास आ गया। तो ये दूर था तो मतलब क्या थी, इसमें लिंकेज है वो कम होगी, तो रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होगा, और लिंकेज ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन है वो कम होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। किसमें किया, ड्रोसोफिला ने। इन्होंने दो कैरेक्टर है वो एक साथ में लिए, एक तो लिया येलो बॉडीड और दूसरी ली व्हाइट आइड फीमेल। और अगर इसी का हम बात करें डोमिनेंट या इसके वाइल्ड टाइप की, तो उसे हम किससे शो करेंगे, कैपिटल वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। देखो जैसे मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने डोमिनेंट के लिए क्या यूज लिया था, डोमिनेंट ने जैसे कैपिटल लेटर, और रिसेसिव के लिए क्या यूज में लिया था, स्मॉल। लेकिन मॉर्गन ने क्या किया कि जो स्मॉल या जो रिसेसिव कैरेक्टर लिए थे उसको इन्होंने पहले लिखा, रिसेसिव का जो
फर्स्ट जो हमारे पास लेटर आता है उसे उन्होंने लिया और उसके बाद में इसके ऊपर ऐसे प्लस शो करके क्या बता दिया उन्होंने, डोमिनेट को क्या नाम दिया था, वाइल्ड टाइप। तो ये तो उन्होंने फर्स्ट क्रॉस लिया और ये इन्होंने सेकंड क्रॉस लिया। तो ये जो वो हमारे पास कैसा है, ऐसे समझो कि जो डार्क कलर हैं वो तो कैसे होंगे हमारे पास वाइल्ड टाइप, और जो लाइट कलर होगा ड्रोसोफिला का वो होगा हमारे पास रिसेसिव। तो जो ब्राउन बॉडी है वो येलो बॉडी के ऊपर कैसी है, देखो वाइल्ड टाइप मीन्स कैसी है, डोमिनेंट। ऐसे जो रेड आई है वो व्हाइट आई के ऊपर कैसी है, डोमिनेंट या फिर वाइल्ड टाइप। ऐसे क्रॉस टू में उन्होंने क्या लिया, रेड आइड और व्हाइट आइड। तो रेड आई है ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप हो जाएगा। और जो लार्ज विंग्स हैं इसकी, ये जो विंग्स दिख रहे हैं ना, इन्हें हम मिनिएचर और लार्ज में इनके विंग्स छोटे हैं तो कैसा हो गया मिनिएचर, और अगर बड़े हैं तो कैसा हो गया लार्ज। तो ये इन दो का इन्होंने साथ में क्रॉस करवाया। तो देखो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट्स। तो ये इन्होंने क्या लिया, कैपिटल वाई, और नॉर्मल ये किसी कंडीशन है हमारे पास, रिसेसिव कंडीशन है, और जहाँ पे जो प्लस लगा है वो कैसी है हमारे पास, डोमिनेंट या फिर वाइल्ड टाइप है वो सिचुएशन। अब देखो इनकी आपस में जब क्रॉसिंग होगी तो ये कैसा है, एक्स एक्स मीन्स ये तो है हमारे पास फीमेल और ये कैसा है मेल, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाई क्रोमोसोम है। जब इनकी आपस में क्रॉसिंग होगी तो ये एक एक्स क्रोमोसोम है, इसका एक एक्स क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा, तो ये बन गया। और दूसरे साइड अगर हम बात करें कि एक इसका एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई इसके पास आ गया, ये इसके पास आ गया, आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ये हमारे पास क्या बन गई, फीमेल, और ये कैसे बन गया, मेल। पहले देखो फीमेल कैसी थी हमारे पास, रिसेसिव थी, और मेल कैसा था, वाइल्ड टाइप। लेकिन अब क्या हो गया, मेल कैसा, वो कैसी बन गई, वाइल्ड हो गई, और मेल है वो रिसेसिव रह गया। अब हम आगे इनकी आपस में सेल्फिंग कराएं तो सेल्फिंग से हमें क्या मिलेगा, देखो पहले इसका इसी के साथ में अगर हम सेल्फिंग कराएं तो क्या बनेगा, नॉर्मली एक हमारे पास ये जो है ये रह जाएगा, और एक इसके साथ में अगर ये मेल बनाए तो एक मेल के साथ एक ये आ जाएगा और दूसरी बार इसमें ये आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास किसकी हो गई, मेल की। अगर फीमेल बनाए तो फीमेल में क्या होगा, एक बार ये इसके साथ में आ जाएगा और दूसरी बार भी ये एक्स क्रोमोसोम इसके, तो एक बार ब्लू और कैसा रह गया येलो वाला, और एक बार ये दोनों और येलो येलो वाले साथ में आ गए। तो ये हमारे पास कैसी बन गई, फीमेल बन गई। अब देखो हम इनका अगर हम रेशो देखें तो ये हमने क्या किया, अभी कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं किया, जैसे थे वैसे ही इनकी आपस में सेल्फिंग कराई और हमने F2 जनरेशन बनाई। तो F2 जनरेशन है उसमें जो पेरेंटल का रेशो है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है, 98.7%। अगर हम अब नेक्स्ट क्या क्या कर दें, रिकॉम्बिनेशन कर दें। तो रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो क्या होगा, इसे थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखो रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। तो जब रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो क्या होगा, ये जो आपस में एक साथ में देखो, ये तो एक अक्स है एक वाई, ये दोनों आपस में रिकॉम्बिनेशन नहीं करेंगे। ये जो दो सेम एक्स एक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखो येलो वाले के साथ में कुछ इस ब्लू वाले का पार्ट आ जाएगा, और ब्लू वाले के पास में इस येलो वाले का पार्ट है वो आ जाएगा। तो देखो जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमारा चेंज हो गया, जिसमें कुछ पार्ट है येलो वाले का और कुछ है हमारे पास जो ये ब्लू वाला था। या फिर हम क्या देख सकते हैं, y प्लस एंड डब्ल्यू, ऐसे हम क्या देखें y एंड डब्ल्यू प्लस। ऐसे ही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होगा, एक क्रोमोसोम है, इनमें आपस में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो ये क्रोमोसोम दोनों फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है वो सिमिलर रह जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों में क्रॉसिंग हुई थी तो ये एक इसके पास आ जाएगा और एक इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेशन है उसका रेशो हमें क्या मिला, बहुत ही कम हो, 1.3%। अब ये सेम सिचुएशन यहाँ पे हमने क्रॉस बी लिया, जिसमें हमने जो फीमेल थी उसको कैसी लिया, व्हाइट एंड मिनिएचर विंग्स वाली, और जो मेल है वो हमारे पास कैसा था, वाइल्ड टाइप। अब वो सेम हमने किया, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पेरेंटल बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रिकॉम्बिनेशन। दोनों क्रॉस में देखो यहाँ पे पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन है, उनमें कितना डिफरेंस है, पेरेंटल है वो बहुत ज्यादा है और जो रिकॉम्बिनेट टाइप है वो बहुत ही कम है। ऐसे इसमें क्या है, पेरेंटल है वो ज्यादा है, लेकिन देखो रिकॉम्बिनेशन कम नहीं है, ये भी कितना है 37.2%। तो ये रिकॉम्बिनेशन में इतना चेंज क्यों आया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों जीन थे ये क्रोमोसोम पे क्या है, बिल्कुल
प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, इनमें रिकॉम्बिनेशन की रेट है वो बहुत ही कम हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो, ये क्रोमोसोम और सॉरी, ये जीन और ये जीन, ये क्रोमोसोम पे बहुत दूर दूर हैं, वो लोकेटेड हैं। तो दूर दूर पोजीशन होने की वजह से इनमें रिकॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वही हो गया कि अगर लिंकेज है, इन दोनों में लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा आ गया, कम आ गया। इनमें लिंकेज है वो नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन है वो कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो यही था हमारे पास मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास हो गया मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, जो कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था मेंडल का, उससे जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिला था उससे बिल्कुल अलग है। ये रेशियो हमें F2 जनरेशन में है वो देखने को नहीं मिलता। ये हमारे पास क्या हो गया, जो फर्स्ट क्रॉस था उसमें रिकॉम्बिनेशन का ये था, और जो सेकंड वाले में रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा था। क्यों, क्योंकि फर्स्ट है वो तो कैसे थे, बहुत ही टाइटली लिंक्ड जीन्स थे, तो रिकॉम्बिनेशन कम हो गया। सेकंड के अंदर लूजली लिंक्ड जीन्स थे, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा हो गया। तो ये हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है कि अगर टाइटली लिंक्ड होंगे जीन तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम होगा, और अगर लूजली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेशन की रेट है वो ज्यादा हो जाएगी। अब हम आगे बात करें कि जो ये साइंटिस्ट है अल्फ्रेड स्टुअर्ट, इन्होंने मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को यूज में लेके क्या बनाया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको इसमें यूज में लिया था। नेक्स्ट स्टार्ट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखें कि हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हम ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, या हम इसे क्या कह सकते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें वही बात है हमारे पास कि देखो, एक तो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। ये जो 23 पेयर हैं, इनमें स्टार्टिंग के 22 पेयर हैं वो तो हमारे पास कैसे हैं, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का एक है 23rd वाला, वो हमारे पास कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम। तो देखो हमारे पास ये कैरियोटाइप शो हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग का जो हमारे पास जीन है, जो क्रोमोसोम है उनका ऐसी ये जो डायग्राम की फॉर्म है, इसे हम क्या कहेंगे, कैरियोटाइप कहेंगे। तो फर्स्ट से लेके देखो 22, ये हमारे पास क्या है, ऑटोसोम क्रोमोसोम, और जो लास्ट वाला है एक्स एंड वाई, ये हमारे पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसने किया था, तो हैनकिंग ने 1891 था। और क्या किस में स्टडी किया था, इंसेक्ट हैं उनके अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। इस टाइम इन्होंने किसको डिस्कवर किया था, एक्स क्रोमोसोम। आगे हम देखें कि फर्स्ट हम किस में बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की, ह्यूमंस में बात करेंगे। तो ह्यूमंस में कैसा होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन है वो होगा। तो देखो ये है हमारे पास मदर और ये है फादर। मदर में दोनों ही जो हमारे पास क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। और जो फादर है उनके पास क्या होगा, एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा वाई क्रोमोसोम होगा। अब अगर जो मेल है उसका वाई और फीमेल का एक्स, अगर इन दोनों की आपस में मैटिंग हो जाती है तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। और अगर जो फादर है उनका भी एक्स क्रोमोसोम, भी एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों में मैटिंग हो गई तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। तो अभी हमने देखे कि ह्यूमन में कितने होते, टोटल 23 पेयर होंगे, जिनमें 22 पेयर होगा वो ऑटोसोम होगा, जो लास्ट पेयर होगा वो किसका होगा, सेक्स क्रोमोसोम का। तो एक पेयर है एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, जो किस में मिलेगा, फीमेल में, और एक है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एक्स वाई, वो किस में मिलेगा, मेल में। अब हम देखो ह्यूमन में बात करें तो टोटल हमने अभी देखे थे कितने, 46 क्रोमोसोम। तो 46 में 44 से हैं ऑटोसोम और प्लस एक अक्स वाई, ये हमारे पास कैसा है, अक्स और वाई के 45 एंड 46। तो ये कैसा हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। अब हमें किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को, तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई, सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये कंडीशन है तो कैसा हो जाएगा हमारे पास मेल, क्योंकि मेल में अलग अलग होते हैं। ये कंडीशन है तो कैसी हो जाएगी, फीमेल। अब जब इनके आपस आगे गैमीट बनेंगे तो देखो 44 का हाफ हो जाएगा, 22 ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 20 प्लस एक वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। ऐसे इसका होगा तो 24 का हाफ हो जाएगा 22A, और ये दोनों तो सिमिलर हैं तो हम दो गैमीट ना बना के अभी यहाँ पे सिर्फ एक गैमीट बना रहे हैं। अब देखो अगर इस एक्स का और इस एक्स वाले का अगर साथ में हो गया तो ये क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। और ये जो हमारे पास है एक वाई और एक एक्स, इसका अगर एक साथ में हमारे पास मैटिंग हुई तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। सेकंड हम बात करें एक्स 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 जीरो मैकेनिज्म की, ये किस में देखने को मिलेगा, ये हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। ह्यूमन में क्या था,
एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप था, इसमें क्या है एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप। तो इसमें मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटिक था। देखो ह्यूमन में भी मेल कैसा था, एक्स और वाई दो अलग अलग इसके पास क्रोमोसोम थे, तो कैसा था, मेल कैसा था हेटेरोगेमेटिक और फीमेल कैसी थी, होमोगेमेटिक। इसमें भी मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटिक है, लेकिन मेल एक्स क्रोमोसोम है वो कम है, इसलिए क्या आ गया एक्स जीरो क्रोमोसोम। और फीमेल है वो कैसी है, होमोगेमेटिक, तो उसमें दोनों कैसे रहेंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम। ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 22 प्लस एक्स है, तो क्या है, और 22 प्लस एक्स एक्स, ये तो हो गई फीमेल। और यहाँ पे एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है, या वाई क्रोमोसोम है वो एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या रह गया, जीरो। तो ये हो गया मेल। अब देखो एक्स 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 वाई मैकेनिज्म अभी हम की थी ह्यूमन बीइंग में, सेकेंड ये किस में प्रेजेंट होगी, ड्रोसोफिला में। तो ये हमारे पास क्या है, मेल ड्रोसोफिला, और ये है फीमेल। अगर साइज की बात करें तो मेल है वो साइज में छोटा होगा, और जो फीमेल है वो साइज में बड़ी होगी। अब मेल है वो कैसा होगा, बिल्कुल इसके अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। मेल कैसा होगा, हेटेरोगेमेटिक एक्स एंड वाई, और फीमेल कैसी होगी, होमोगेमेटिक, जिसमें दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, एक्स के प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का, जिसमें मेल है वो होमोगेमेटिक होगा, जेड जेड। अभी हम बात कर रहे थे तो मेल कैसा था, हिटोरोगेमेटिक, जिसमें कैसा था एक्स वाई, और एक जगह हमने देखा था एक्स जीरो। लेकिन यहाँ पे मेल कैसा है, होमोगेमेटिक, जिसमें जेड जेड है, और फीमेल कैसी है, हिटोरोगेमेटिक, जिसमें क्या होगा, एक जेड और एक डब्ल्यू। तो अब ये हमें वापस किस में देखने को मिल रहा है, बर्ड्स के अंदर है, ये हमें ये पोजीशन है वो देखने को मिलेगी। पास क्या हो गया, होमोगेमेटिक है मेल, और ये हेटेरोगेमेटिक है वो फीमेल हो गई। तो एक्स 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 जीरो और एक्स 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 वाई मैकेनिज्म है वो किसको शो करेगी, ये मेल हेटेरोगेमेटिक को, और जेड 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 डब्ल्यू है वो किसको शो कर रहा है, फीमेल हेटेरोगेमेटी को। नेक्स्ट हम देखें कि जो हनी बी है इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगा। तो हनी बी है उसके अंदर क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन में कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होंगे, और एन इक्वल्स हैप्लॉइड हाफ 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन देखो हनी बी में क्या होगा, जो फीमेल होती है, हनी बी में जो फीमेल होगी वो तो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन जो मेल होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। मींस कि मेल के अंदर एक कंप्लीट जो हैप्लॉइड सेट है वो एब्सेंट होगा, वो एब्सेंट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कि अगर दोनों डिप्लॉयड हमारे पास हम देखें कि म्योसिस डायग्राम से हम देखें कि ये हमारे पास पेरेंट्स हैं, जिसमें फीमेल है इसके पास कितने हैं, 32, और मेल के पास कितने होंगे, 16 क्रोमोसोम। अब मियोसिस हुआ तो क्या बन गए, 16 16, लेकिन मेल में पहले से ही हैप्लॉइड सेट है, तो मेल क्या करेगा, मियोसिस ना करके मेल में क्या होगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस से इससे जो गैमेट बनेगा वो कैसा रह जाएगा, 16 क्रोमोसोम का। अब अगर ये एक 16 और ये एक 16, ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, मैटिंग हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी, फीमेल हनी बी है वो बन जाएगी। अब ये जो एक सिंगल हमारे पास रह गया, अगर ये डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ये अब ये जो हमारे पास ए गैमीट रह गया, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर मेल का फॉर्मेशन कर लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। इस टर्म के लिए हमारे पास एक वर्ड आएगा, पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या है, है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गन का, या फिर हम बात करें मेल का डेवलपमेंट है वो हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसमें देखो ये जो हमारे पास टाइप है इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें फीमेल तो कैसी है, डिप्लॉइड, और मेल कैसा है इसमें, हैप्लॉइड। अब देखो फीमेल है उसमें तो 32 क्रोमोसोम है, और मेल के अंदर 16 क्रोमोसोम है। तो मेल है वो क्या नहीं करेगा, म्योसिस नहीं करेगा, वो डायरेक्टली माइटोसिस के थ्रू है वो किसको, स्पर्म को, या फिर जो गैमेट है उनको प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में क्या होगा, हमारी जो डीएनए सीक्वेंस है अगर उसमें सडन हेरिटेबल चेंजेस आ जाएं
तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन से क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है उसमें चेंजेज है वो हो जाएंगे। तो मोस्टली म्यूटेशन क्या है हमारे पास, जो डीएनए सीक्वेंस है अगर उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं तो वो ही कैसा हो जाएगा हमारे पास, म्यूटेशन। तो देखो म्यूटेशन के आप रीजन देख सकते हो, इसके रिजल्ट दे सकते हो। इसकी पाम के अंदर देखो, आप देख सकते हो इसकी पाम है वो नॉर्मल पाम से कितनी डिफरेंट है, ऐसे आप यहाँ देख सकते हो और इस बच्चे को भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ये किसके लिए जरूरी है, इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए उसमें वेरिएशन है वो क्रिएट होगा। अब हम म्यूटेशन की बात करें कि म्यूटेशन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है हमारे पास अगर उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, एब्रिएशन आ जाता है तो वो क्या हो गया, म्यूटेशन। अभी म्यूटेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो ऐसे एजेंट जो कि म्यूटेशन को कॉज करेंगे, म्यूटाजेंस। अब ये जो म्यूटाजन है ये फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। तो फिजिकल में देखो क्या होगा, यूवी रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा रेज है, एक्स रेज है, ये सारे कैसे हैं, फिजिकल म्यूटाजन। और केमिकल म्यूटाजन के अंदर हमारे पास कुछ ही केमिकल्स के नाम लिख रखे हैं, ये कैसे हो गए केमिकल म्यूटाजन। इसके अलावा हम एक प्लांट्स में यूज में लेते हैं कॉल्चिसिन को, जो कि प्लांट्स के अंदर प्लोइडी लेवल है उसको इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, म्यूटेशन है, उसके टाइप हो गए म्यूटेशन, वजह से म्यूटेशन है वो हो सकता है। अब हम म्यूटेशन के टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होता है जीन म्यूटेशन और सेकंड होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में क्या होगा कि डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके पर्टिकुलर सिर्फ एक जीन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो हो जाएगा जीन म्यूटेशन। ये दो टाइप का होगा, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। सेकंड देखो क्रोमोसोमल, तो क्रोमोसोमल में क्या हो सकता है, एक तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है और दूसरे इसके नंबर में चेंज है वो हो सकता है क्रोमोसोम के। तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो किसकी वजह से, रिप्लिकेशन, इन्वर्जन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। और जीनोमेटिक है, जीनोमेटिक किसको कहेंगे कि अगर क्रोमोसोम उसके नंबर में चेंज आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, जीनोमेटिक, जिसमें यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी को हम स्टडी करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी हमने देखा म्यूटेशन का टाइप, तो ये फर्स्ट कैसा था, जीन म्यूटेशन, जिसमें एक है हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन और सेकंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ ए डीएनए। जैसे कि हमारे पास ये डीएनए है, अब डीएनए में हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे, जैसे ए टी जी सी। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो तो देखो हम इसमें बात कर सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे हमने इसकी कॉइलिंग को ओपन कर लिया और ये हमारे पास क्या है, डीएनए की सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो एक बेस पेयर है, यहाँ इस एक बेस पेयर के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। कि यहाँ पे क्या था, ए था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, सी। तो अब चेंजेज हो रहे हैं, तो इन चेंजेज की वजह से क्या होगा, बाकी जो कंप्लीट हमारी जो फ्रेम है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक जो सिंगल बेस पेयर है डीएनए के अंदर वो चेंज हो रहा है। तो इससे आगे मिस सेंस हो जाएगा, मीन्स कि जो पहले हमारे पास जो कोडोन बनते हैं, हमारे पास ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, तीन तीन का एक, हम क्या, ये जो तीन कोडोन है इसे मिला के हमारे पास एक कोडोन बन रहे हैं, तीन बेस पेयर को मिला के। तो इससे कोडोन से आगे क्या बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। लेकिन सेकंड देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में देखो, फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, इंसर्शन। जैसे ये नॉर्मली हमारे पास क्या थी, एक पूरी हमारे पास नॉर्मल फ्रेम थी या डीएनए उसका सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये तीन बेस पेयर हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आके ऐड हो गए। तो ये ऐड हो गए तो पहले यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बन रहे थे उनके बीच में एक और अमाइनो एसिड आ गया, तो जिससे क्या हो गया, कंप्लीट फ्रेम है वो ही शिफ्ट में चेंजेस आ गए। या फिर यहाँ से देखो ये पूरी जो फ्रेम है यहाँ से डिलीट हो गई, तो फिर क्या होगी, जो फ्रेम है उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर पूरी फ्रेम है उसमें डिलीट हो जाए कोई पार्ट या फिर उसमें कोई नया पार्ट है वो ऐड हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करें, सेकंड हमारे पास आएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो इसमें या तो क्रोमोसोमल के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है या फिर क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम एसिया
म्यूटेशन जिसमें क्रोमोसोम उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। तो इस क्रोमोसोम में क्या हुआ कि इसका ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो ये देखो इसका ये पार्ट है वो रिमूव्ड हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिलीशन। सेकंड हमारे पास डुप्लीकेशन, कि ये जो क्रोमोसोम है इसका ये जो पार्ट है इसकी इसके जैसे ही एक कॉपी और इसमें बन गई, तो एक डुप्लीकेट पार्ट है इसका और बन गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन, जिसकी वजह से क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंज आ गया। थर्ड हम देखें इन्वर्जन, तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम में एक ये पार्ट है और ये पार्ट है। अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो गए। ब्लू वाला है वो नीचे आ गया और व्हाइट वाला है वो ऊपर चला गया। तो ये दोनों पार्ट कैसे हो गए, आपस में इन्वर्टेड हो गए, इसलिए हमने इसे क्या कहा, इन्वर्जन। फोर्थ हम बात करें इंसर्शन। इंसर्शन है वो किस में होगा, हमेशा दो अनहोमोलोगस क्रोमोसोम, ये किस में हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम में। लेकिन इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन ये किस में होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो पार्ट था ये यहाँ से हटके इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है इसके साथ में इंसर्ट हो गया, जिसकी वजह से इसकी शेप है वो चेंज हो गई, तो ये हो जाएगा इंसर्शन। सेकंड ट्रांसलोकेशन में क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग क्रोमोसोम है, तो इसका ये पार्ट है ये इसके ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और इसका ये जो पार्ट है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे हो गए, ट्रांसलोकेट हो गए इनके सेगमेंट। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसलोकेशन। तो ये फर्स्ट हमारे पास हो गया कि अगर क्रोमोसोम उसके स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो कितने टाइप का म्यूटेशन है वो हो सकता है। सेकंड हम देखें कि क्रोमोसोम अगर उसके नंबर में चेंजेस हो जाएगा तो क्या होगा, तो उस बेसिस पे हमारे पास दो हैं, फर्स्ट है यूप्लॉइडी एंड सेकंड है एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होगा, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं ना, जैसे ये हैप्लॉइड कंडीशन है, एन कंडीशन, ये 2n कंडीशन है, डिप्लॉइड है, तो जो एक हैप्लॉइड सेट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोप्लॉइडी। अगर डिप्लॉइड हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे डिप्लॉइडी। और अगर ये दो से ज्यादा हो जाएंगे जैसे 3x 4x, तो ये कैसे हो गए हमारे पास, पॉलीप्लॉइडी, जैसे कि ट्राइप्लॉइडी होगी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। अब इसी के आगे हमें और दे रखा है लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करें नेक्स्ट एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी में हमारे पास दो टाइप होगा, एक तो होगा हाइपोप्लॉइडी और दूसरा होगा हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, अगर क्रोमोसोम नंबर है वो कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोप्लॉइडी। तो अगर क्रोमोसोम नंबर है उसमें अगर एक कम हो गया, जैसे हमें पता है टोटल हमारे पास 2n इक्वल्स टू कितने हैं, 47। अब यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 का मीन क्या हुआ, 46 माइनस 1 इक्वल्स टू 45। तो अगर एक क्रोमोसोम हमारे पास कम हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी। अगर दो क्रोमोसोम हैं वो कम हो जाएंगे डिप्लॉइड सेट से तो उसे हम क्या कहेंगे, नेलिसोमी। हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा, हाइपर मीन्स क्या होगा, बढ़ जाना। तो अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो 47 नंबर हो गए क्रोमोसोम के, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइसोमी। और अगर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए तो उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रासोमी। आगे हम बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, कि अगर क्रोमोसोम के अंदर डिसऑर्डर हो गया तो क्या क्या हो सकता है म्यूटेशन में। तो देखो फर्स्ट है पॉलीप्लॉइडी या फिर हम बात करें यूप्लॉइडी की, तो इसमें क्या होगा, इट इज एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हमारे पास क्रोमोसोम के हम बात करें डिप्लॉइड कंडीशन है, ये है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे हम, कोई एक हैप्लॉइडी। तो अगर एक कंप्लीट होल सेट हो, एक कंप्लीट जो सेट है क्रोमोसोम इंक्रीजमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लॉइडी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। और मोस्टली ये है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ह्यूमन के अंदर बहुत ही रेयर होता है। तो जैसे नॉर्मली यहाँ पे ये हमारे पास एक सेल है, इसमें 2n इक्वल्स टू कितने हैं, 6 क्रोमोसोम। अब क्या होगा, ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड में क्या हो गया 2n इक्वल्स टू 6। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस होने पे क्या होना चाहिए था, n इक्वल्स टू 3, 3 क्रोमोसोम इसमें होना चाहिए था और हैप्लॉइड इसमें होने चाहिए थे 3 क्रोमोसोम। लेकिन क्या हो गया, एरर आ गया, तो क्या हुआ कि इसमें मियोसिस है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाया, तो डिप्लॉइड कंडीशन में ये आगे ट्रांसमिट हो गया और ये भी डिप्लॉइड कंडीशन में आगे ही ऐसे ही का जैसे इसमें था सेम वैसा ही ट्रांसमिट है वो हो गया। फिर अब जब इसमें आगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, 2n ये थे 2n ये थे, तो क्या बन गए 4n बन गए, और 6 क्रोमोसोम इसमें और 6 क्रोमोसोम इसमें, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने रह गए 14। तो 4n कंडीशन आ गई थी, तो कैसी डिप्लॉइड, और आगे भी कैसा रहना चाहिए था, यहाँ पे हैप्लॉइड हो जाते, कैसे बन जाते हैं डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे मियोटिक एरर की वजह से क्या हो गई, डिप्लॉइड से ये कंडीशन कैसे बन गई, टेट्राप्लॉइडी।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लॉइडी लेवल का बढ़ जाना या एक कंप्लीट जो सेट है क्रोमोसोम का उसका इंक्रीज हो जाना ही हमारे पास क्या है, पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, इट इज गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन के टाइम अगर जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में सेपरेट ना हो पाए तो या तो क्या हो जाए, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए या फिर क्रोमोसोम है वो कम हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। तो अभी हमने जैसे बात की थी कि नलीसोमी, नलीसोमी में क्या होगे, 2 क्रोमोसोम है वो कम हो जाएंगे। मोनोसोमी में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम है वो कम हो जाएगा डिप्लॉइड सेट में क्या होगा, डिप्लॉइड सेट में एक क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, और टेट्रासोमी में क्या होगा, डिप्लॉइड सेट में 2 क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गई एन्यूप्लॉइडी। अब हम बात करें एन्यूप्लॉइडी में, फर्स्ट अभी हमने देखा था ट्राइसोमी। ट्राइसोमी किसमें होगी, जो 21st क्रोमोसोम है हमारे पास, जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है उसमें देखने को मिलेगी हमें ट्राइसोमी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 21st क्रोमोसोम है। अब जैसे यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम थे हमारे पास पूरे कैरियोटाइप में, तो यहाँ पे भी 2 ही क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, 2 की जगह कितने क्रोमोसोम आ गए, 3 क्रोमोसोम आ गए। तो यही हमारे पास क्या हो गई, 21st नंबर क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो गई, ट्राइसोमी, जिससे क्रोमोसोम नंबर है वो एक बढ़ गया, तो 46 से क्या हो गया 47। ये में किस में देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में। सेकंड हम बात करें कि अगर क्या हो जाए, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी तो हम किस में बात की थी हमने, ट्राइसोमी में 21st नंबर क्रोमोसोम की, यहाँ पे क्या हो रहा है 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारे पास कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें क्या है, देखो 2 हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो गया, अक्स एक्स वाई कंडीशन आ गई। तो ये किस में देखने को मिलेगा कि मेल है उसमें नॉर्मल कंडीशन कैसी थी, एक्स एंड वाई, लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो मेल है वो जो फीमेल है उसके जैसे फेमिनिन कैरेक्टर को शो करेगा, और इसे कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक क्रोमोसोम है वो कम रह गया सेक्स क्रोमोसोम में, तो क्या हो गया, अक्स 0 हो गया, और ये किस में देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर, जिसमें अक्स एक्स कंडीशन की जगह क्या हो गया, एक्स एंड 0, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, एक क्रोमोसोम है वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम में कम आ गया, तो ये हमारे पास हो गई एनिप्लॉइडी। नेक्स्ट हम बात करें कि जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे पास है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो यहाँ हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में, फर्स्ट देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेकंड देखेंगे क्रोमोसोमल। मेंडेलियन को हम क्या कह सकते हैं, जीन, अगर एक सिंगल जीन के अंदर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेंडेलियन। और मेंडेलियन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका आगे जो ट्रांसमिट है वो, जैसे मेंडल ने जो क्रोमोसोम का आगे ट्रांसमिट बताया था कि एक प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इसी वजह से इन्हें हम क्या कह रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो एक हम देखेंगे हिमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। ये किसकी वजह से होगा, अगर सिंगल जीन में हमारे पास म्यूटेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे मेंडल ने बताए थे कि डोमिनेंट भी हो सकता है और ये रिसेसिव भी हो सकता है। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसके थ्रू हम क्या बता सकते हैं, कोई भी पेडिग्री है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पेडिग्री क्या होगा कि फैमिली ट्री बना, कौन सी फैमिली में जो डिजीज है वो कहाँ कहाँ कैसे स्प्रेड हुई, उसे हम क्या कहेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में ये इजी हो जाता है कि जो डिजीज है, जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। सो देखो फर्स्ट हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया है वो कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मींस कि जो 22 क्रोमोसोम है उनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन जो 23rd नंबर क्रोमोसोम है हमारे पास, सेक्स क्रोमोसोम, अगर उसमें डिसऑर्डर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक्ड। और कैसा है, रिसेसिव। रिसेसिव मीन कैसे हुआ, जैसे कि हमें पता है कि हमारा क्रोमोसोम है वो हमेशा होमोलोगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो ये जो होमोलोगस कंडीशन है, इस कंडीशन में अगर एक जीन है वो कैसा आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल, और दूसरा कैसा आ जाए, म्यूटेटेड। और एक म्यूटेशन या फिर एक म्यूटेटेड जीन की वजह से अगर हमें डिजीज कोज हो रही है तो ऐसी डिजीज को तुम क्या कहेंगे, डोमिनेंट डिजीज। हो कि दोनों ही जीन कैसे आए, म्यूटेटेड आए, तो ऐसी कंडीशन में जो डिजीज होगी उसे हम कैसे कहेंगे, रिसेसिव। लेकिन अगर हमारे पास एक जीन भी सही आ जाएगा
तो क्या हो जाएगा, वो डिजीज है वो कोज नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिसेसिव डिजीज। तो इसमें देखो क्या होगा, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो नॉर्मली हमारे अंदर अगर कोई कट लग जाता है तो जो ब्लड है हमारा, जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन इसमें एक सिंपल कट से भी क्या हो जाएगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो एलील होंगे वो होंगे कैपिटल एच और एक स्मॉल एच। तो कैपिटल एच है वो तो कैसा है, नॉर्मल एलील है, और जो स्मॉल एच है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीमोफीलिया के लिए। तो इसमें देखो हमारे पास एक कंडीशन है कि इसके अंदर जो फीमेल है वो हमेशा कैरियर फॉर्म में, क्योंकि ये कैसी है, रिसेसिव डिजीज है। तो फीमेल के पास दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो अगर एक क्रोमोसोम है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, ये सिर्फ कैरियर बनेंगी, क्योंकि डिजीज कैसी है, रिसेसिव। रिसेसिव मीन्स कि अगर दोनों जो सिमिलर क्रोमोसोम है, अगर इन दोनों में ही म्यूटेशन हो जाए तो वो डिजीज है वो कोज होगी। अगर हम मेल की बात करें तो ये हमारे पास कैसी होगी, एक्स लिंक्ड डिजीज है, हेमोफीलिया है वो सेक्स लिंक तो होती है, लेकिन उसमें भी कैसी है, लिंक्ड, कि इसके जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। वाई के ऊपर इसका कोई जीन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर मेल की बात करें तो वाई में तो ये जीन प्रेजेंट ही नहीं होता हीमोफीलिया का, किस में प्रेजेंट होगा, अक्स का। और अक्स ही अगर कैसा हो गया, इसके पास एक आया और अगर वो ही म्यूटेटेड हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया है वो कोज हो जाएगा। फीमेल में जब तक दोनों क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन नहीं होगा तब तक फीमेल कैसी रहेंगी, कैरियर। और दोनों ही इसके अंदर फॉल्टी आने पे क्या हो जाएगी, फीमेल है वो भी डिजीज्ड हो जाएगी, लेकिन ऐसे चांस बहुत ही। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग ए हेमोफिलिक इज वेरी रेयर। क्यों, क्योंकि मदर हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर हो सकती है और फादर शुड बी हीमोफिलिक होगा, तभी हमें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखने को मिली थी, और जो क्वीन विक्टोरिया थी वो इस डिजीज के लिए कैसी थी, करियर थी। तो आगे से आगे उनकी जो फैमिली पेडिग्री थी उनके अंदर बहुत सारे हेमोफेलिक हैं वो देखने को मिले थे। तो फर्स्ट कंडीशन देखो हमारे पास कैसा है कि मेल है जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सही है, और ये कैसा है हमारे पास, मेल है जिसमें कैसा है, हीमोफीलिया, एक एक्स क्रोमोसोम है और वो भी कैसा हो गया, हीमोफिलिक। तो अब देखो इसके ये दो गैमीट बन गए फीमेल के, और ये दो मेल के गैमीट हो गए। अब इनके आपस में क्रॉसिंग कराएंगे तो पहले ये है इन दोनों के साथ में, और फिर ये है ये इन दोनों के साथ में। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये फीमेल है ये कैसी है, कैरियर, ये फीमेल भी कैसी है, कैरियर। लेकिन देखो मेल दोनों कैसे हो गए, तो इसमें जो डॉटर है वो तो सारी कैसे हो जाएंगी, कैरियर, और जो सन है वो कैसे हो जाएंगे, सारे नॉर्मल। कैसे, जब कंडीशन हमने क्या ली थी, फीमेल को नॉर्मल लिया था और मेल को क्या लिया था हमने, डिजीज या हीमोफिलिक। ऐसा क्यों हुआ, कि देखो जो फीमेल है उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल सही हैं, तो मेल के अंदर जब एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो अच्छे वाला सही वाला चला जाएगा, तो मेल तो सारे कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल। और फीमेल के अंदर क्या है, मेल का एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगी, सारी की सारी कैरियर हो जाएंगी। सेकंड हम कंडीशन लें कि जिसमें फीमेल कैसी है, कैसा है, नॉर्मल। तो अब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो देखो ये हमें क्या मिला, ये फीमेल है ये कैसी है, कैरियर, ये कैसी है, नॉर्मल। और ये मेल कैसा हो गया, डिजीज्ड, और ये कैसे हो गए हमारे पास है नॉर्मल मेल। तो इसमें 50% कैसे हो जाएंगे, जो डॉटर और सन है वो नॉर्मल हो जाएंगे, और कुछ इसके अंदर जो फीमेल है वो कैसी हो जाएंगी, कैरियर, और कुछ मेल है वो कैसे हो जाएंगे, डिजीज्ड या फिर हीमोफिलिक। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास सेकंड है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी कैसा है हमारे पास, सेक्स लिंक्ड है और कैसी है, रिसेसिव। होगा कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है उनको रेड एंड ग्रीन, उनकी आईज का जो रेड एंड ग्रीन आई कोन होता है, कोन्स होता है, उनमें क्या हो जाएगा, एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, जिसकी वजह से वो रेड और ग्रीन कलर इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और इनको एक कॉमन कलर दिखता है, ग्रे कलर। जैसे देखो हमें ये दिख पा रहा है कि रेड एंड ग्रीन है, लेकिन उन्हें ये कैसा दिखेगा, ग्रे कलर में। एज ऐसे जैसे हम एप्पल को देखें तो एप्पल कैसा है, रेड, लेकिन जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो उनको क्या कलर दिखेगा, ये ग्रे लाइक कलर है वो दिखेगा। हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हमें अगर कोई कंडीशन दे दे, हमें ऐसे बता दे कि फीमेल कैसी हो इसमें, कैरियर, तो क्या बनाएंगे हम, फीमेल की कैरियर के लिए बनाएंगे, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, और मेल हमें बता दे कि फीमेल है वो कैसी है, कैरियर है, और मेल कैसा है, हम बात करें मेल की तो मेल कैसा है इसमें,
कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड है तो मेल में क्या होगा, एक अक्स और एक वाई। तो अब कलर ब्लाइंड है तो ये क्या हो गया, एक कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड, और फीमेल को कैरियर बताया तो एक तो नॉर्मल हो गया इसमें और एक कैसा हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। तो अब आगे इनकी सेल्फिंग करा लेंगे हम, जैसे यहाँ पे इनकी सेल्फिंग करा के देखें। तो ये फीमेल के लिखे हमने एक साइड में एक्स एन एंड एक्स सी, ये मेल का लिखा एक्स सी एंड वाई। तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स एन एक्स सी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, एक्स एन एंड वाई। यहाँ क्या बनेगी, एक्स सी, यहाँ क्या बनेगा, एक्स सी एंड वाई। तो देखो ये फीमेल कैसी बन गई, हो गई क्योंकि इसके पास एक कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन। ये फीमेल कैसी हो गई, सॉरी यहाँ पे एक एक्स और वाई है तो ये हमारे पास क्या बना है, एक मेल बना है। तो ये कैसी हो गई, नहीं नहीं, एक्स सी और एक्स सी ये हमारे पास फीमेल है। तो ये फीमेल कैसी हो गई, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम हमें क्या देखने को मिला कि फीमेल कैसी है, डिजीज्ड। कब कंडीशन हुई कि जब फीमेल कैसी थी, कैरियर, और मेल कैसा था, सॉरी कलर ब्लाइंड। तो एक फीमेल इसकी कैसी हो गई, डिजीज, और एक फीमेल इसकी कैसी हो गई, कैरियर। मेल है इसका, एक मेल हो गया नॉर्मल और दूसरा मेल है वो कैसा हो गया, डिजीज्ड कलर ब्लाइंडनेस से। तो जैसे भी अगर मैं कंडीशन दे, हम वैसे ही कंडीशन को ड्रॉ करा के आगे उसमें क्रॉसिंग करा के सिचुएशन है वो बता सकते हैं कि अगर पेरेंट में ये कंडीशन है तो प्रोजेनी की कंडीशन है वो कैसे होगी। नेक्स्ट हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की। तो ये अब सारे के सारे, अब जो डिजीज हम बात करेंगे ये सारे कैसे हैं हमारे पास, ऑटोसोमल डिजीज है। अभी जो हम देख रहे थे वो कैसी थी, सेक्स लिंक थी, लेकिन ये कैसे होंगी, ऑटोसोम होगी। मींस कि फर्स्ट से लेके 22 नंबर क्रोमोसोम के अंदर अगर हमें कोई एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है तो वो कैसे हो जाएंगी, सिकल सेल एनीमिया। तो देखो इसमें हम बात करें, इसमें क्या होगा कि नॉर्मली कंडीशन ये कैसी होगी, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होगी। इट कैन बी ट्रांसमिट ऑफस्प्रिंग कब होगा, जब दोनों ही पेरेंट कैसे होंगे, कैरियर होंगे जीन के लिए। तो इसमें एक कंडीशन तो ये है और दूसरी ये। तो अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब कैसी हो जाएगी, नॉर्मल होगा, मींस कि उसमें सिकल सेल एनीमिया है वो नहीं होगा। अगर हिट्रोजाइगस है तो कैरियर और सिकल सेल के उसमें ट्रेड देखने को मिलेंगे, और होमोजाइगस रिसेसिव है तब जाके कैसे होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो डिजीज हमें देखने को मिलेगी। सिकल सेल में देखो क्या होगा कि नॉर्मली देखें, देखो हमारे पास ये जो क्या होगा, हिम हो, एक तो होगा हमारे पास हिम पार्टिकल और उसके साथ हमारे पास अटैच्ड क्या होंगी, ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसकी दो चेन होती है, देखो एक तो हमारे पास होती है अल्फा चेन और एक होती है हमारे पास बीटा चेन हीमोग्लोबिन में। तो देखो इसमें क्या होगा, इसकी जो बीटा ग्लोबुलिन की चेन है, इस बीटा चेन के अंदर क्या होगा कि नॉर्मली क्या आना चाहिए था, 6 नंबर जो कोडोन है वो क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाता है। तो उसके लिए क्या होगा, जी, लेकिन इसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, जी ए जी की जगह क्या आ जाएगा, जी यू जी हो जाएगा। तो 6 नंबर पे जहां पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था वहां क्या बन जाएगा, वेलिन बन जाएगा। तो जिसकी वजह से जो आरबीसी है इसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, आरबीसी वो बाइकोनकेव से कैसे हो जाएगी, सिकल लाइक स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी। तो जी है वो किस में बदल गया, जी यू जी, कौन से नंबर कोडोन पे, 6 नंबर कोडोन पे। तो इसके अंदर जो हमारे पास एमिनो एसिड बन रहा था वो चेंज हो जाएगा। तो देखो ये 6 नंबर के ऊपर ग्लूटामिक एसिड कंडीशन में, लेकिन अफेक्टेड हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, वेलिन। तो ये हमारे पास हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आरबीसी की ये शेप होती है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी सिकल लाइक शेप है वो हो जाएगी। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में एरर होगा इस डिजीज में, और ये एक इनबॉर्न डिजीज है। सेकंड हम बात करें कि ये कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मींस कि ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। 1 से लेके 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, तो ये ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये जो एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, ये एक एंजाइम कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, और जब टायरोसिन बनेगा तो टायरोसिन है वो अलग अलग हार्मोन्स को बनाएगा, जैसे कि डोपामीन को बना रहा है, कुछ प्रोटीन्स भी बनाएगा, मेलेनिन हार्मोन को भी है वो कंट्रोल कर रहा है। तो क्या होगा,
अगर एक ऐसा एंजाइम जिसकी वजह से फिनाइल एनालिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ही ना हो सके, तो उस डिजीज को हम क्या कहेंगे? फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो कौन सा एंजाइम है वो? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो फिनाइल एलानिन है वो धीरे धीरे कहाँ हमारे अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, उसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो यूरिन के थ्रू डायरेक्टली बाहर पास आउट हो जाएगा, क्योंकि किडनी है वो भी उसको जो एब्जॉर्ब है नहीं कर पा रही। तो ये डिजीज होगी हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया की, जिसमें किस में एरर होगा? मेटाबॉलिज्म में एरर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें थैलेसीमिया की, तो ये भी हमारे पास कैसी है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। इसमें क्या होगा? देखो इससे पहले हमने सेल एनीमिया की, तो वो भी कैसी थी? ब्लड से रिलेटेड डिजीज थी, और थैलेसीमिया भी कैसी है? ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। लेकिन देखो डिफरेंस कहाँ है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में? तो जो थैलेसीमिया है ये तो एक ऐसी है क्वांटिटेटिव, मींस इसके अंदर जो ब्लड सेल्स बनेगी उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा, और जो सिकल सेल एनीमिया थी उस वो कैसी थी? क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, मींस कि उसमें क्या थी? जो ब्लड सेल्स हैं उनकी क्वालिटी में चेंज हो रहा था, उनमें क्या था? इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन बन रही थी, सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, मींस इसमें या तो अल्फा जो ग्लोबिन है चेन वो कम बनेगी, या फिर बीटा चेन है वो कम बनेगी, जिससे क्या होगा? ब्लड है वो कम हो जाएगा, और अगर ब्लड कम होगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया डिजीज है वो हो जाएगी। तो ये हमारे पास कैसी हो गई? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज हो गई, और किसके थ्रू होगा? या तो म्यूटेशन हो जाए या फिर किसी क्रोमोसोम का डिलेशन हो जाए, तो उसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन्स, कि इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास जो दो ग्लोबिन चेन्स है अल्फा या बीटा, एक चेन है वो बनना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, और क्या होगा? उससे हमें धीरे धीरे जो ब्लड सेल है वो कम बनेगी, तो क्या हो जाएगा? एनीमिया है वो भी हो जाएगा। अब हम बात करें कि थैलेसीमिया है हमारे पास टू टाइप का है। फर्स्ट है अल्फा थैलेसीमिया, और सेकंड है बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि जो अल्फा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड होगी, और बीटा में क्या होगा? जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड होगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो HbA1 एंड HbA2, और जो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम 16 नंबर पे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फा थैलेसीमिया है वो क्रोमोसोमल 16 पे होगा, और जो बीटा थैलेसीमिया है वो किस पे होगा? क्रोमोसोम 11 नंबर पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसकी वजह से क्या होगा? देखो अगर एक क्रोमोसोम में डिफरेंस आ गया तो क्या होगा? इसके अलावा अदर जीन है वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? जो बीटा ग्लोबिन है वो कम बनेंगे। कैसी हो गई? थैलेसीमिया, जो किससे कैसी डिजीज है? ब्लड सेल्स की क्वांटिटेटिव डिजीज, जिसमें ब्लड सेल है उसकी क्वांटिटी ही कम बनेगी। नेक्स्ट हम बात करें डाउन सिंड्रोम। तो अब ये कैसी डिजीज स्टार्ट हो गई हमारे पास? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मींस कि क्रोमोसोम के नंबर के अंदर या क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर से होने वाली जो चेंजेस है उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी जो हम डिजीज पढ़ रही थी वो सारी कैसी थी? जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर थे। अब है हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो फर्स्ट है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, जिसे हम क्या कहते हैं? मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो 21st नंबर क्रोमोसोम है उस पे क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होती है? हम पहले बात करके आ चुके हैं कि ट्राइसोमी क्या होगी? 2n+1, मीन्स कि हमारे पास जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम है सेट है, अगर उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, मीन्स कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाए 47 क्रोमोसोम हो जाए, और कौन से नंबर के ऊपर? 21st नंबर क्रोमोसोम है, वो 2 होने की बजाय उसकी 3 कॉपी बन जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइसोमी, और जिसकी वजह से डिजीज क्या होगी? डाउन सिंड्रोम। तो इसका मेकअप, जेनेटिक मेकअप क्या रहेगा? देखो 45 तो हमारे पास कैसे रहेंगे? ऑटोसोमल, एक हमारे पास क्या? सेक्स क्रोमोसोम, या फिर क्या हो सकता है?
45 है वो तो हमारे पास होंगे ऑटोसोमल, और नेक्स्ट एक हो जाएगा हमारे पास, एक पूरा पेयर हो जाएगा किसका, सेक्स क्रोमोसोम का, या तो अक्स एक्स या फिर अक्स वाई। तो ये दो हो गए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। तो अब इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम है वो शो होंगे। तो देखो, शॉर्ट सैचुरेटेड विथ स्मॉल राउंड हेड, कि इनका हेड है वो कैसा होगा, ज्यादा राउंड होगा, छोटा होगा और गोल होगा। इसके अलावा इनकी जो टंग है उसमें फ्यूरो, जो टंग के बीच में हमारे जो लाइन होती है, ये दरार है वो ज्यादा गहरी होती है, जिससे क्या होगा, पार्शियली ओपन माउथ की मुंह है वो ज्यादातर खुला रहेगा। इनकी पाम है वो ऐसे ब्रॉड होती है, और इनकी पाम के अंदर क्रीज होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, पाम क्रीज। देखो ये जो हमें लाइन दिख रही है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम क्या कहेंगे, पाम क्रीज। तो इसके अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो फिजिकल है या फिर मेंटली हम बात करें, रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ हार्ट डिजीज है, उनकी प्रॉब्लम भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं। हमारे पास है क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डिजीज थी वो कैसी थी, 21 नंबर क्रोमोसोम पे थी, तो वो कैसी हो गई, ऑटोसोमल हो गई। ये हमारे पास कैसी है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और ये किस में होगी, मेल में होगी। तो मेल में जनरली जेनेटिक मेकअप है वो कितना होगा, 44 प्लस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 47। तो जो मेल है, क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा आने से वो फीमेल की तरह करेक्टर है वो शो करेगा। तो ये नॉर्मल मेल है। इसमें देखो क्या हुआ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल मेल है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे मेल जो कि कैसे हो, फेमिनिन डेवलपमेंट को शो करते हो, मींस कि उनकी ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे मेल को हम क्या कहेंगे, गायनेकोमेस्टिया। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि गायनेकोमेस्टिया क्या होगा। ये जो मेल होंगे वो स्टीराइल होंगे, मींस उनमें आगे बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होगी। इसके साथ ही वो कैसे होंगे, मैरिड होंगे। आगे हम देखें, हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, हमारे पास क्या है, 44 कैसे हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और एक हमारे पास क्या है, एक्स जीरो। अब ये किस में देखने को मिलेगी, हमें फीमेल में देखने को मिलेगी। फीमेल में हमारे पास क्या होता है, 44 ऑटोसोमल होने के साथ में क्या होगा, एक्स एक्स होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक्स तो है लेकिन दूसरा एक्स है वो एब्सेंट है, तो क्या आ गया, एक्स जीरो हो गया। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो 47 से 45 हो गए। तो इसकी वजह से देखो ये नॉर्मल फीमेल है, और ये कैसी होगी, एबनॉर्मल, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिलता। इनका जो यूट्रस है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होता। तो इनकी जो ये कैसी होंगी, फीमेल स्टीराइल होंगी। इनकी ओवरीज वो कैसी रहेंगी, रूडिमेंट्री रहेंगी, मीन्स उनका प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये भी इनमें कम होंगे, ये ड्वार्फ होंगी और मेंटली कैसी होंगी, रिटार्डेड होंगी। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी डिजीज, टर्नर सिंड्रोम। तो इसी के साथ हमारा जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।